कबीर ने उस गन को सावधानी से अपनी बैग में डाला और उस दीवार को बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा पहले था। फिर उसने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में आते ही उसने देखा कि वहाँ सिर्फ सर्वेंट्स मौजूद थे और कोई नहीं। कबीर ने पास खड़े एक सर्वेंट को दादी के बारे में पूछा। सर्वेंट ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सर मैडम मंदिर गई है। कबीर ने अगला सवाल किया, वापस कब तक आएंगी? सर्वेंट ने और भी नीचे नजरें करते हुए धीमे स्वर में कहा, सर उनके आने का समय रात के 9 बजे का है। कबीर ने अपनी रोलेक्स घड़ी पर नजर डाली। घड़ी की सुइयां अभी 8 बजा रही थी। उसने हाथ से इशारा किया और सर्वेंट चुपचाप वहां से चला गया। कबीर ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह गेट से बाहर आया, उसकी शानदार गाड़ी पहले से खड़ी थी। गाड़ी के पास रजत और उसके बॉडीगार्ड्स कतारबद्ध खड़े थे। रजत ने तुरंत आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। कबीर अंदर बैठ गया। पलक झपकते ही सारी गाड़ियां महल से एक एक कर निकल पड़ी। करीब 35 मिनट बाद यह काफिला एक आलीशान फार्म हाउस पर पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही कबीर ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ा लिए। उसके बाहर आते ही बॉडीगार्ड्स ने पूरे घेरे में उसे कवर कर लिया। कबीर के साथ उसका सबसे भरोसेमंद साया रॉकी और दूसरा उसका दाहिना हाथ रजत। तीनों फार्म हाउस के अंदर चले गए, जबकि बाकी गार्ड्स बाहर ही तैनात रहे। अंदर कदम रखते ही कबीर एक बड़े हॉल की ओर बढ़ा। रॉकी ने आगे बढ़कर उस रूम का दरवाजा खोला। सामने एक विशाल हॉलनुमा कमरा था, जिसमें कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उस हॉल के भीतर एक और कमरे का दरवाजा खोला गया। जैसे ही वह खुला, सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक अजीब सी मशीन चेयर पर किसी शख्स को कसकर बांधा गया था। उसके दोनों हाथ और पैर लोहे की पकड़ में जकड़े थे। शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं थी, लेकिन उसका राइट हैंड पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। बाल अस्त व्यस्त बिखरे हुए और होंठ नीले पड़े हुए थे, मानो शरीर की सारी गर्मी छिन चुकी हो। कबीर बेहद सधी चाल से अंदर आया और कुछ दूरी पर रखे सोफे पर बैठ गया। उसने सिगरेट निकाली, उसे होठों से लगाया और धुएं का पहला कश खींचते हुए उस शख्स को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। उस कमरे में पहले से ही 5 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। उनमें से एक ने एक बाल्टी बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी की उठाई और उस शख्स के माथे पर उड़ेल दी। जैसे ही पानी उसके सिर पर गिरा, वो शख्स बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठा। पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसकी सांसें अटक गईं और पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला था। वह लगातार अपनी पलकें झपकाने लगा ताकि साफ देख सके। कुछ पलों बाद जब दृष्टि थोड़ी साफ हुई, तो उसने भारी मुश्किल से अपना सिर ऊपर उठाया। सामने बैठे कबीर की नजरें उससे टकराईं। कबीर की आंखों से झलकती कोल्ड ऑरा किसी भी इंसान की रूह तक को जमा देने वाली थी। उसकी आवाज गूंजी, कैसे हो विक्की ओबेरॉय? कबीर की इतनी डरावनी और भारी आवाज सुनते ही विक्की के तो ठंड में भी पसीने छूट गए। उसकी सांसें अनियंत्रित हो चली। वह पहले से ही खौफजदा था, लेकिन अपने सामने बैठे शख्स की भयानक आंखें देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। विक्की हकलाते हुए बोला, तुम हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कबीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके हर कदम की आहट विक्की के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। वह पास आया और बिना कुछ कहे अपना एक पैर विक्की की छाती पर रख दिया। जैसे ही उसने जोर डाला, विक्की का दम घुटने लगा। कबीर की ठंडी मगर निर्दयी आवाज गूंजी, मौत के मुंह में बैठा है, फिर भी इज्जत करनी नहीं आती। विक्की को अपने सीने में बेहद तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी सांसें घुटने लगी। उसने भर्राई हुई आंखों से कबीर की ओर देखा और रोते हुए बोला, आखिर हो कौन आप और मुझे क्यों इस तरह टॉर्चर कर रहे हो? कबीर ने होठों से सिगरेट का धुआं खींचा और उसके चेहरे पर छोड़ते हुए धीमे मगर डरावने लहजे में कहा, टॉर्चर? टॉर्चर तो अभी किया ही कहाँ है? विक्की ने हिम्मत जुटाते हुए फिर कहा, देखो आप मेरे पापा को जानते नहीं हो। अगर उन्हें पता चल गया ना तो आपकी खैर नहीं। कबीर ने विक्की की आंखों में सीधे झांका और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, विक्रम ओबेरॉय, मुंबई का जाना माना माफिया। फिर वह और झुका। उसके चेहरे पर परछाइयां और गहरी हो गई। तेरे बाप से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो तो खुद मेरे टुकड़ों पर पलता है।
कबीर ने यह कहते हुए अपना पैर विक्की की छाती पर और जोर से दबा दिया। विक्की की चीख दबकर रह गई। अपने पिता का नाम कबीर के मुंह से सुनकर विक्की पूरी तरह सन्न रह गया। अब उसे समझ आ चुका था कि सामने खड़ा शख्स कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिससे टकराना मौत को न्योता देने जैसा है। कांपते हुए उसने फिर सवाल किया, आखिर आप चाहते क्या है, और मैंने ऐसा किया क्या है जो रात से मुझे यूं टॉर्चर पर टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे हाथ को देखो, शौक पर शौक देकर इसका क्या हाल कर दिया है। कबीर की आंखें और सख्त हो गईं। उसने सिगरेट का जलता हुआ सिरा विक्की के हाथ पर दबाते हुए कहा, हाथ सारी गलती इसी हाथ की है। इसी की वजह से तू आज मेरे सामने बंधा बैठा है। अगर इसने मेरी डॉल को छूने की जुर्रत न की होती तो तू आज भी बाहर मौज कर रहा होता। विक्की पहले से ही अपने हाथ में भयानक दर्द महसूस कर रहा था। कबीर के सिगरेट का जलता हुआ सिरा उसके जिस्म पर पड़ा तो वह तिलमिला उठा। प्लीज लिव मी फॉर गॉड सेक, उसने हकलाते हुए कहा। कबीर ने धीरे से उसकी कलाई से सिगरेट को हटाया और उसे फेंक दिया। फिर वह अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकाला और उसे जला लिया। कबीर का यह कदम देखकर विक्की का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे देखो, इसे दूर रखो। मैं विक्की केवल इतना ही कह पाया कि उसके मुंह से किसी का भी रूह कांपने वाली चीख निकल पड़ती। कबीर ने जला हुआ लाइटर उठाकर विक्की की कलाई पर फिरा दिया। आग की लपेटे में आते ही विक्की की कलाई से धुआं उठने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। दर्द की वजह से उसका शरीर दहाड़ते हुए सिमट गया और ऐसा लग रहा था जैसे दिल उसके सीने से बाहर छूटने को है। कबीर को उसकी चीखें सुनकर परवर्स सुकून मिल रहा था। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स और रजत पर यह सब किसी असर का संकेत नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने कबीर को पहले भी कई कठोर हालतों में देखा था, यह तो उनमें से सबसे बदतर भी था। सभी सुन्न सा होकर विक्की की तिलमिलाहट और चीखों को किसी फिल्म की तरह निहारा कर रहे थे। कबीर ने लाइटर को तब तक विक्की की कलाई पर फेरा जब तक उसकी चमड़ी वहाँ से उठकर अलग न हो गई थी। तब उसने लाइटर बुझाया और ठंडी आवाज में कहा, मेरी मासूम सी डॉल भी तेरे सामने रो रही थी, पर तूने उसे नहीं छोड़ा। फिर मैं एक दरिंदा हूँ तो कैसे छोड़ दूँ? कबीर की आंखों में खतरनाक गुस्सा था। वह विक्की की ओर देखकर बोला। विक्की अब कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। उसकी सांसें टूट सी चुकी थी। कबीर ने उसी कठोर लहजे में कहा, अगर जिंदा रहे तो इसे इसके बाप के घर फेंक आओ, नहीं तो जंगली कुत्तों को खिला दो। कबीर इतना कहकर वहाँ से निकल गया। उसके साथ रॉकी और रजत भी बाहर चले गए। उनके जाते ही बॉडीगार्ड्स ने विक्की को उस मशीन चेयर से उठाया और घसीटते हुए उसके घर के आगे फेंक आए। आज संडे था, इसलिए कबीर को ऑफिस में कोई काम नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो अंदर से प्रिया की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गया और रुक गया। अंदर हॉल में प्रिया, विवान और दादी आपस में बातचीत कर रहे थे। तीनों अभी कुछ ही देर पहले हॉल में बैठे थे। प्रिया ने दादी की ओर देखते हुए कहा, दादी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दादी ने मैगजीन नीचे रखते हुए उसकी ओर देखा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, दादी, वो टेडी के बड़े भैया है ना, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं और बार बार पनिशमेंट भी देते हैं। सांस ही नहीं आती। विवान ने तुरंत बीच में टोका, तुमने ही भाई को परेशान किया होगा और अब शिकायतें दादी से कर रही हो। वह फोन चलाते हुए बोला, चुप हो जा टेडी के बच्चे, मैं दादी से बात कर रही हूँ ना। प्रिया ने गुस्से से प्यारा सा मुंह फुलाते हुए कहा। दादी ने उसका चेहरा देखा और हंसते हुए बोली, अरे मेरी गुड़िया, गुस्सा मत हो, तुम बोलो क्या कह रही थी। और तुम चुपचाप इस डब्बे को चलाओ। विवान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दादी, ये नया मॉडल है जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है और आप इसे डब्बा बोल रही हो। दादी उसे जवाब देती, उससे पहले ही प्रिया ने दादी का हाथ पकड़ लिया और बोली, दादी, आप मेरी बात सुनो ना। हाँ बेटा बोलो। दादी अब पूरी तरह प्रिया की ओर ध्यान देते हुए बोली। प्रिया ने फिर कहना शुरू किया, दादी, वो टेडी के बड़े भैया है ना, वो। इतना ही कह पाई थी कि विवान ने अचानक पीछे से आते कबीर को देख लिया और तुरंत बोला, हे भैया, गुड मॉर्निंग। कबीर सीधे आकर प्रिया के सामने वाले सोफे पर बैठ गया।
उसने प्रिया को गहरी इंटेंस नजर से देखा और फिर विवान की ओर देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। दादी ने कबीर से पूछा, बेटा तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? और आज तो संडे भी है। कबीर ने सहज स्वर में कहा, कुछ जरूरी काम आ गया था दादी, इसलिए जाना पड़ा। दादी ने फिर पूछा, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। बाद में नहीं, अभी जाओ और पहले ब्रेकफास्ट कर लो। दादी ने सख्ती और ममता के मिश्रण वाले अंदाज में कहा, मैं बाद में कर लूंगा, डोंट वरी। कबीर ने नरम आवाज में कहा और आगे जोड़ दिया, और हाँ, आप लोग अभी क्या बातें कर रहे थे? दादी मुस्कुराई, वो प्रिया कुछ कह रही थी तुम्हारे बारे में। अब बोलो बेटा, क्या कह रही थी तुम? कबीर सामने वाले सोफे पर बैठा ही था और उसकी नजरें प्रिया पर टिकी हुई थी। प्रिया उस गहरी इंटेंस नजर से डर गई। दादी की बात सुनकर उसने हकलाते हुए कहना शुरू किया, वो दादी। उसकी नजर अनजाने में कबीर से मिली। कबीर की आंखें मानो उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने उसके बारे में कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रिया ने तुरंत अपनी आंखें फेर ली और जल्दी से बोली, कुछ नहीं दादी, वो अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भाग गई। अरे इससे क्या हुआ? विवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जल्दी से तैयार होकर आ जा, हम जा रहे हैं। सीढ़ियों पर रुककर प्रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मैं अभी आती हूँ। फिर सीधी अपने कमरे में जाकर ही रुकी। अरे इससे क्या हुआ, इस तरह भागी क्यों? दादी ने हैरानी से पूछा। विवान ने बस अपने कंधे उचकाकर चुप्पी साध ली। कबीर ने प्रिया की घबराहट और डरते हुए यूं भागने का नजारा देखा तो उसके होठों पर हल्की हंसी आ गई, लेकिन वह हंसी बाहर निकलने से पहले ही विवान की अगली बात सुनकर उसके भीतर ही घुटकर गुस्से में बदल गई। कबीर ने विवान की ओर देखा जो फिर से अपने फोन में खो गया था। खुद को संभालते हुए उसने नरम लहजे में पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो भैया, आज संडे है इसलिए हमने घूमने का प्लान बना लिया, विवान ने सहजता से कहा। कबीर के भीतर गुस्सा उमड़ने लगा, लेकिन उसी वक्त विवान ने पूछा, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? ये सुनते ही कबीर का गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, हाँ ठीक है, ये तो बेस्ट है, तुम जाओ अपने कपड़े बदल लो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, विवान ने कहा और दोनों उठकर जाने लगे ही थे कि दादी ने कबीर को रोक लिया। बेटा पहले नाश्ता तो कर लो, मैं बाहर ही कर लूंगा। दादी, अच्छा ठीक है, एंजॉय करो तुम लोग। कबीर अपने कमरे की ओर चला गया तैयार होने के लिए। उधर प्रिया अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके उससे टिककर खड़ी हो गई। भागने के कारण वह हाँफ रही थी। ये मुझे कैसे डरा रहे थे, कुछ बोला ही नहीं क्या? आज तो ये घर पर ही है, अगर फिर परेशान किया तो? नहीं नहीं, आज मैं टेडी के साथ जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ये ठीक रहेगा, पूरे दिन इनके सामने नहीं आऊंगी। जब ये घर पर नहीं होंगे तभी दादी से इनकी शिकायत करूंगी। हाँ यही सही है, वरना इनके सामने तो बोला ही नहीं जाता। ओह गॉड, ये इतने डरावने क्यों हैं? उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और तैयार होने लगी। कुछ देर बाद दोनों भाई तैयार होकर बाहर आ गए और प्रिया का इंतजार करने लगे। विवान ने आज ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर कई पॉकेट्स और चेन लगी हुई थी। नीचे पैंट के साथ वह बेहद स्मार्ट लग रहा था। कबीर ने व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसकी स्लीव्स उसने हल्की सी चढ़ा रखी थी। नीचे ब्लैक पैंट और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। बाल जेल से सेट नहीं थे, कुछ लाटें आंखों पर गिर रही थी। ब्लैक गॉगल्स ने उसकी पर्सनैलिटी को और भी शार्प बना दिया था। आज वह हद से ज्यादा हॉट लग रहा था। दोनों भाइयों के चेहरे बेहद शार्प थे, उनमें अंतर बस आंखों के रंग और कुछ हल्की लाइनों का था। इसी बीच प्रिया बाहर आई। उसने स्काई ब्लू कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनी थी, पैरों में मैचिंग जूते, हाथ में ब्रेसलेट और कमर पर एक मिनी बैग। बाल खुले छोड़े थे, जिन्हें एक ब्लू डॉल शेप पिन ने पीछे रोके रखा था। आंखों में काजल और होठों पर हल्का लिप ग्लॉस, जिससे उसके रेड लिप्स चमक रहे थे। वह बेहद मासूम और क्यूट लग रही थी। उसका ड्रेसिंग सेंस उसे और भी छोटी, नाजुक और मासूम दिखा रहा था।
प्रिया अपने बैग को संभालते हुए बाहर आई। विवान तो कार में पहले से बैठा था, लेकिन कबीर बाहर खड़ा अपने फोन में व्यस्त था। प्रिया ने समझा कि ये विवान है, तो वह भागकर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, टेडी, मैं कैसी लग रही हूँ? उसने अपनी फ्रॉक का घेरा पकड़कर चेहरा झुका लिया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो ऊपर देखा और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। कबीर उसकी नन्ही हथेली की छुअन से भीतर तक सुकून महसूस कर रहा था, पर जब उसने अपनी डॉल को उस रूप में देखा तो उसके होश उड़ गए। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे एक तक देखता रह गया, लेकिन जैसे ही प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाया, कबीर होश में लौटा। उसका चेहरा डार्क हो गया, मानो गुस्सा भीतर से फूट पड़ा हो। प्रिया ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो घबरा गई। वो सॉरी। वह और कुछ कहती, तभी कार के अंदर से विवान ने आवाज लगाई, वो ऑयल चुड़ैल, अंदर बैठ, वैसे ही लेट करवा दिया। भैया आप बैठो। इसकी बातें खत्म होने से रही। विवान फोन में चैटिंग कर रहा था, लेकिन नजर उठाई तो प्रिया और कबीर को यूं देखकर बड़बड़ा उठा। प्रिया ने विवान की बात सुनी और तुरंत कार में जाकर बैठ गई। कबीर ने गुस्से को दबाने के लिए एक पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कार का बैक डोर खोलकर प्रिया के पास बैठ गया। प्रिया ने ये देखा तो उसने उलझन में विवान की ओर देखा, जो आगे पैसेंजर सीट पर बैठा था। विवान ने पीछे झांककर प्रिया के कंफ्यूज चेहरे को देखा और बोला, अरे भाई भी साथ चल रहे हैं, तीनों मिलकर मस्ती करेंगे, वैसे भी आज कोई काम तो है नहीं। प्रिया ने विवान की बात सुनी और मजबूरी में सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसकी नजर एक पल को कबीर की ओर गई, जो फोन चला रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसके भीतर दौड़ गई और उसने गहरी सांस लेकर अपने को दरवाजे से सटाकर बैठा लिया। कबीर का पूरा ध्यान उसी पर था। जैसे ही उसने प्रिया को अपने से दूर खिसकते देखा, उसके अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। भीतर ही भीतर तपते हुए उसने सोचा, डॉल, आज तो तेरी खैर नहीं। ये मेरे साथ कब कंफर्टेबल होगी? कंट्रोल करो खुद को। कबीर, वो तुमसे डरी हुई है। थोड़ी ही देर में कबीर की गाड़ी बाहर निकल पड़ी और उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी। स्टीयरिंग पर रॉकी बैठा था। विवान फोन में गुम था। यह देखकर कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी नजर प्रिया पर गई, जो झुकी हुई थी और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए जा रही थी। कबीर ने हल्की चालाकी से प्रिया और अपने बीच रखे उसके बैग को उठाकर पीछे फेंक दिया। प्रिया ने हैरानी से ऊपर देखा। कबीर उसे ही डेविलिश स्माइल लिए घूर रहा था। उसकी नजर की तपिश से प्रिया का बदन झंझना उठा। उसने झट से नजरें फेर ली। गाड़ी बड़ी थी और दोनों के बीच अच्छा खासा फासला था, मगर कबीर धीरे धीरे सरककर उसके पास आ गया और उसके नन्हे मुलायम हाथ को थाम लिया। कबीर की हरकत पर प्रिया बुरी तरह चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। वह एकटक कबीर को देख रही थी, जो ऐसे अनजान बना फोन देख रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो, जबकि उसकी पकड़ कसती जा रही थी। प्रिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि दूसरे हाथ से भी कबीर की पकड़ ढीली करने लगी, मगर नाकाम रही। तभी आगे बैठे विवान ने चिढ़ते हुए कहा, रेडियो, आज तुझे क्या हो गया है? इतनी साइलेंट मोड पर क्यों है? उसकी आवाज सुन प्रिया हड़बड़ाकर बोली, वो बस ऐसे ही। विवान ने उसकी हकलाहट पकड़ ली। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि प्रिया कबीर को घूर रही थी और उसी पल कबीर ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। विवान भौहें चढ़ाकर बोला, तू भाई को ऐसे क्यों घूर रही है, जैसे वो कोई भूत हो? वो नहीं। प्रिया अटकती रही। तू ऐसे हकलाए क्यों जा रही है? विवान ने फिर पूछा। प्रिया झल्लाकर बोली, नहीं, मैं ऐसे ही, कुछ नहीं, और खिड़की की ओर मुंह कर बैठ गई। विवान ने हार मानते हुए मन ही मन सोचा, ठीक है, इसकी नाराजगी तो बाद में दूर हो जाएगी, और फिर फोन में गुम हो गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, कबीर ने फिर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी उंगलियां उसके हाथ को सहलाने लगी। प्रिया हैरान होकर उसे देखने लगी, कभी अपने हाथ को, कभी कबीर को। कबीर ने उसे एकटक देखा और शरारती अंदाज में आंख मारी, फिर हल्की सी मुस्कान दे दी। प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सच में बहुत अजीब इंसान है, उसने मन ही मन कहा। कबीर ने उसका यूं मुंह खुला देखा तो हंसी रोक नहीं पाया, मगर खुद को संभाल लिया। फिर वह प्रिया की ओर और झुकाया। कबीर को पास आते देख प्रिया पीछे हटने लगी,
लेकिन वह पूरी तरह उस पर हावी हो गया। एक पल के लिए उसके होठों पर अपनी जीभ फेरकर वह उतनी ही तेजी से दूर हो गया और उसके बगल में रखी मैगजीन उठाकर आराम से अपनी जगह पर बैठ गया। बाहर से देखने वालों को यही लगा कि वह बस मैगजीन लेने झुका था, लेकिन हकीकत में कबीर अपना काम कर चुका था। प्रिया तो स्तब्ध रह गई। उसने हड़बड़ाकर अपने होठों पर हाथ रख लिया और कबीर को घूरने लगी। कबीर चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी जीभ को होठों पर फेरते हुए बड़े इत्मीनान से मैगजीन में खोया हुआ था।